बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स के लिए स्टॉक मार्केट कैसे शुरू किया जाए, कैसे उसमें सक्सेसफुल हो। दोस्तों, मैं पंकज जैन अभी इस सेकंड एपिसोड में आगे लेके चलता हूं आपको। कई बार लोग कह रहे हैं कि क्या हर कोई स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकता है? हाँ दोस्तों, हर कोई पैसा कमा सकता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक इंसान जो 18 घंटे बिजी है अपने काम में, मैनेजर है, कोई कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, पता नहीं कब ऐसे बिजी हो जाते हैं कि सांस लेने की फुर्सत नहीं, महीने महीने भर बिजी रहते हैं। तो यहाँ किसने आपको नौकरी पे रखा हुआ है कि आप यहाँ पे रोज आओगे तो ही काम कर पाओगे? यहाँ तो जब आपको समय हो आप जाओ। हाँ, ये मैं आपसे कहूंगा कि समय नहीं है तो कोई बड़ी ओपन पोजीशन छोड़ के मत आओ। ऐसा मत करके आओ कि 1 लाख 2 लाख रुपए के शेयर खरीद के उसको लावारिस छोड़ के आ गए। हाँ, अगर आपने प्लान करके रखा है कि नहीं, जो शेयर गिर चुके थे उनको वहां पे खरीदना रिस्की नहीं था, महीने 2 महीने छोड़ने पे हो सकता है और ज्यादा ही फायदा हो जाए, तब आपने ऐसा किया है तो ठीक है। तो एक बिजी इंसान कर सकता है। एक हैंडीकेप पर्सन या रिटायर्ड पर्सन जिनका फिजिकल मूवमेंट ज्यादा पॉसिबल नहीं है, मतलब शरीर ज्यादा साथ नहीं देता, लेकिन दिमाग तो चलता है ना। दिमाग चलता है तो जिंदगी चलेगी। दोस्तों, मैं आपको एक यहाँ पे कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बेंगलोर में एक ऐसी लेडी थी जो कॉर्पोरेट जॉब करती थी, और अचानक से उनका ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि उनको बेड रिटर्न रहना पड़ा। वो कोई शेयर मार्केट वगैरह जानती नहीं थी, लेकिन जिस हॉस्पिटल के रूम में वो थी वहां पे टीवी चलता रहता था। टीवी पे कहीं सीएनबीसी कोई लगा के चला के छोड़ गया। तो ये तो समझती नहीं थी, लेकिन अचानक थोड़ा बहुत देखा तो क्या है, थोड़ा समझ में आने लगा। पहले तो क्या होता है, आप बिजनेस चैनल को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, लेकिन अगर समझ में आने लगे तो फिर उसके अलावा कुछ पसंद नहीं आता। तो धीरे धीरे वो उसको देखने लगी, उसमें कंटिन्यूटी बनी, थोड़ा थोड़ा चीजें समझ में आने लगी। तो 10 एक दिनों में अकाउंट खुलवा लिया। उसके बाद में अगले 5-10 दिनों में थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया। 3 महीने जब तक वो हॉस्पिटल में रही, तब तक उन्होंने ट्रेडिंग में इतनी प्रैक्टिस कर ली कि जो सैलरी वो कमाती थी अपने जॉब से, उसको सरपास करके आगे निकल गई थी। और यहां से उनको आजादी मिली। मतलब समझो, वो एक्सीडेंट उनके जीवन का वरदान बन चुका था। ये पॉसिबिलिटी है स्टॉक मार्केट में। आपने सोचा कभी एक 5 साल के बच्चे को आप मोनोपोली खेलने के लिए देते हैं, व्यापार बिजनेस खेलने के लिए देते हैं, है ना? वो कैरम खेलता है नहीं, तो आजकल तो पता नहीं किस किस एज के लिए जो चीजें सही है वो देखता चला जा रहा है। देख ही रहा है ना, आपसे नहीं पूछ रहा है, आप तो उसमें कुछ ज्यादा कंट्रोल कर नहीं सकते। तो उसके दिमाग में कुछ भी जा रहा है। ऐसे में अगर हम एक डायरेक्शन दे दें और वो कंपनीज के बारे में जानने सुनने लगे, अगर मुझे मालूम होता, ये पहली बार मैंने अगर नाम सुना ना 25 की उम्र में, जो रिलायंस और टाटा और ये टाटा स्टील, ये कंपनीज के नाम सुने, सेंसेक्स निफ्टी के नाम सुने, अगर ये मैंने 5 की उम्र में सुने होते तो मैं अभी जहां खड़ा हूं वहां से 50 गुना आगे होता। तो दोस्तों, ये तो आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं ना। आपको नहीं पता कि वॉरेन बफे ने 11 की एज में इन्वेस्टिंग शुरू की थी और वो कह रहे थे कि मैं 5 साल लेट हो गया। मतलब आप 5-6 साल के बच्चे को एक गेम की तरह ये चीज दे सकते हैं, और ये मत बताइएगा कि नहीं सर, इससे तो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या हम किस तरह के धुन में हैं? क्या हमारा बच्चा 24 घंटे किसी एक चीज में रह के उसमें इंटरेस्टेड रह सकता है? नहीं ना। वो बाहर इधर उधर की चीजों में ध्यान तो देता ही है। तो ऐसे में अपने हमने उसका ध्यान एक ऐसी चीज में डाल दिया जो जिंदगी में उसके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़े करने वाली है। तो क्या गलती, क्या बुराई हो गई? है ना? दो चीजों से हम हमेशा अपने बच्चों को बचा रहे हैं। एक तो रिलेशनशिप से, है ना, कोई लड़की से हम दूर कर रहे हैं, बोले ना, नो 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 नो। लड़के को लड़की से, लड़की को लड़के से दूर कर रहे हो, या फिर पैसे से दूर कर रहे हो। तुमको क्या करना है, तुम पढ़ाई करो अपनी, तुमको क्या करना, तुम पढ़ाई करो अपनी। और एक दिन आप कहोगे कि नहीं, वो बेचारा वो कुछ अच्छा काम करके आएगा, सब लोग पूछेंगे पैसे कितने मिलते हैं। क्यों, अभी क्या हो गया? पहले तो आप पैसे से दूर धकेलते थे, अब हर बात पैसों में क्यों तोलते हो? ये कैसा दोगलापन है? और अगर दोगलापन निभाना है तो थोड़ा ढंग से तो निभाओ। तो दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही थी कि एक 5 साल के बच्चे को भी एंगेज करना चाहिए। एक होम मेकर को इसलिए एंगेज होना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो पैसा बनाना चाहती है, ये जरूरी है। वो अपने बच्चों को एक फाइनेंशियल लिटरेसी देना चाहती है, उसकी जिम्मेदारी है कि पैसे को कैसे हैंडल करना है। वो अपने बच्चों को धीरे धीरे एक्सपोजर दे। और इस दौरान वो इतनी कैपेबल भी हो सकती है कि अपने बेटे को, बेटी को एक फॉरेन हनीमून खुद के पैसे से स्पॉन्सर करें। आपको कोई इमोशनल ट्रिगर चाहिए तो लीजिए ना। सपना देखिए, विजुअलाइज कीजिए कि ये जो मेहनत आप करने जा रही है इससे क्या क्या हो सकता है। मैं एक हाउसवाइफ को इंडिया में कहना चाहता हूँ कि जितना आप डस्टबिन में फेंक देती है ना खाना जो बचा हुआ,
उतने में आपका बच्चा करोड़पति बन सकता है। अभी आप उसका ख्याल नहीं करते। अभी फैमिली का कोई मेंबर जाके जो पंखा चालू है या लाइट चालू है उसको बंद नहीं करना चाहता है, उसको लगता है क्या फर्क पड़ जाएगा, अगर बिजली का बिल 100 रुपए ज्यादा आ जाएगा तो इससे कौन सा मुझे फर्क पड़ने वाला है। लेकिन अगर मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग में आप जाते हैं, वहां पे डालते हैं कि 100 रुपया पर डे, 100 रुपया पर मंथ, ये मैंने बचाया बिजली के बिल से, और इस पे 15% का रिटर्न आया, तो 25 से 30 सालों में इसका इसका क्या वैल्यू हो जाने वाला है। तो मैं तो ये नहीं बोलता हूँ कि आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए या आप बहुत सारा पैसा कमाते हो। मैं तो बोल रहा हूँ अगर आप पैसा खर्च करते हो, क्योंकि अगर आप जिंदा हो तो पैसा तो खर्च करते हो। भिखारी भी करता है, भिखारी मांग के खर्च करता है, लेकिन अगर वो जिंदा है तो वो तो पैसा खर्च कर रहा है। और अगर वो 50 रुपया पर डे खर्च करके जिंदा है या 100 रुपया पर डे खर्च करके जिंदा है, तो उसकी कैपेबिलिटी के 10 रुपया पर डे बचा ले, मतलब महीने का 300 रुपया वो इन्वेस्ट कर सकता है, तो वो भी करोड़पति बन सकता है दोस्तों। बस हमको इस बात का यकीन नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि इतने से बीज से इतना बड़ा पेड़ कैसे बन सकता है। किसानों के देश में इतना बेवकूफी भरा सवाल करते हैं लोग, शर्म की बात है। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये ऑप्शनल नहीं है कि स्टॉक मार्केट में तेरा इंटरेस्ट है कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं। पैसा एक टूल है जो जिंदगी में सबसे ज्यादा काम का बन रहा है ना, आप सब तो मानते ही हैं, हम भी मान रहे हैं, मानना पड़ रहा है। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर उस टूल को सही तरीके से ऑपरेट करना है तो उसको समझना पड़ेगा। तो कोई भी इंसान स्टॉक मार्केट में शामिल हो सकता है, स्टॉक मार्केट में काम कर सकता है, 5 साल से लेके 75-80 साल तक का इंसान, चाहे वो बेड रिडन हो, लेडी हो, जेंट्स हो, पढ़ाई करते हो, नौकरी करते हो, हर कोई कर सकता है। अब बात आती है कि स्टॉक मार्केट को मैनेज कौन करता है। कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा, सरकार ये शेयर्स के भाव बढ़ाती है क्या, सरकार ये शेयर्स के भाव गिराती है क्या। पहले तो ये समझ लें कि सेंसेक्स को किसी मतलब किसी देश के इंडेक्स को, हमारा इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी है, तो उसको उस देश की इकोनॉमी का बैरोमीटर कहा जाता है। क्योंकि पहले तो हमारी एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी कि पूरा कृषि प्रधान देश था, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें बदल गई है दोस्तों। अब हमारे पास बाहर से बहुत पैसा आ रहा है, सर्विस इंडस्ट्रीज से बहुत पैसा आ रहा है, लोग जॉब्स कर रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ खेती हो रही है, पर खेती धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में शिफ्ट होती जा रही है। तो किसानों के बच्चे भी जाके यूएस में या मुंबई में या बेंगलोर में जॉब्स कर रहे हैं और बड़े बड़ी सैलरी कमा रहे हैं, बाहर का पैसा भी आ रहा है हमारे पास। तो ये सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि सरकार नहीं चलाती, प्राइजेस को कैसे चलाते हैं कि कोई कंपनी में आपने हिस्सेदारी की, अब उस कंपनी में कोई अच्छी खबर है तो प्राइजेस एकदम बढ़ के ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। अब 2 दिन की अच्छी खबर आई, प्राइस बढ़ गई, तो जिन लोगों ने 100 रुपए पे ले रखा था, 100 पे, वो 110 पे कुछ बेचेंगे, 115 पे बाकी बचे हुए लोग बेचेंगे। फिर एकदम से दूसरे किसी काउंटर पे अच्छी खबर आ जाएगी, तो यहाँ के लोग शिफ्ट करके वहां जाना चाहेंगे, तो यहाँ पे सेलिंग आ जाएगी, तो 115 से गिर के 105 आ जाएगा। अब ये क्लूलेस है ये काउंटर, अब अगली खबर का इंतजार कर रहा है। अगली खबर अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अगर बुरी खबर आई तो सेलर ज्यादा होंगे, बायर कम होंगे, तो प्राइस नीचे जाएगी। अगर अच्छी खबर आई तो बायर ज्यादा होंगे, सेलर कम होंगे, तो प्राइस ऊपर जाएगी। ऐसे ये प्राइस का मैकेनिज्म काम करता है। मतलब सेम वो जो आपके सब्जी बाजार में आपने देखा होगा ना, किसी भी तरह के मार्केट में आप जाएं, लेकिन वेजिटेबल मार्केट की बात क्यों करता हूँ, क्योंकि हर एक इंसान को काम पड़ता है। तो आप गए बाजार में, आपने देखा वहां पे आलू की 40 दुकानें हैं, पोटेटो की 40 दुकानें खुली हुई है, और 10 बायर घूम रहे हैं। तो अब सेलर प्रेशर में, क्योंकि सेलर ज्यादा है, बायर कम है, तो सेलर का आपने पूछा कि भाई क्या रेट है, आप उसने कहा 20 रुपीज पर केजी। आप आगे निकल गए क्योंकि आपको बहुत ऑप्शन दिख रहे हैं, पीछे से आवाज आएगी 15 में ले जाओ, 15 में ले जाओ, मतलब भाव नीचे गिर रहा है। क्यों? क्योंकि सेलर प्रेशर में वो नीचे आके बेचने को तैयार है। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट बात करता हूँ, नया नया आलू आया तो ये स्थिति बनी कि 10 दुकानें हैं और 25 बायर्स घूम रहे हैं। अब किसी ने पूछा कि क्या रेट है, तो आपने बताया 40 रुपीज पर केजी। आगे निकल गया बायर, तो पीछे से आवाज आई, फिर पीछे से आवाज नहीं आएगी, अब की बार पीछे से आवाज नहीं आएगी। अब आप अगले वाले से पूछोगे कि कितने में दिया, बोले 50। फिर आप आगे गए तो उसने 50, फिर एक आदमी ने बोल दिया 60, तो आप सीधे वापस आओगे 40 वाले के पास, बोले दे दो भाई यार। सीधा पैसा हाथ में रखोगे और फिर माल तुलवाओगे। तो ये देखना है कि क्या आगे की धारणा है। धारणा बोलते हैं ना, जैसे अनाज के बाजार में बोलते हैं, सोना चांदी में बोलते हैं धारणा।
अब आप बोलेंगे सर ये प्राइसिंग वाइजिंग हमको समझ में नहीं आती। अरे आपको सब समझ में आता है। जिस चीज़ को आप ट्रैक कर रहे हो उसकी प्राइसिंग तो आपको समझ में आती है। जैसे मैं आपसे कहूँ गेहूँ और शक्कर की प्राइस और तेल की प्राइस आपको क्या समझ में नहीं आती? अगर मैं आपसे बोल दूँ कि आपको शुद्ध देशी घी प्योर घी 350 रुपीज़ में मिल रहा है, पूरा शहर लाइन लगा के खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में चार्ट बना हुआ है। आप जानते हैं कि अभी 500 से 550 के बीच का कोई रेट चल रहा है, 350 तो बहुत सस्ता है, इसलिए सब लोग खरीदने आ गए। अगर अभी कोई बोल दे 650 तो आप कोई भी नहीं खरीदेगा, वो बोलेगे नहीं ये भाव है ही नहीं, ये तो महंगा बेच रहा है। तो ये महंगा सस्ता कहाँ से डिफाइन किया आपने? आज से 10 साल पहले 350 महंगा था, 350 महंगा था, लेकिन 550 जाने के बाद 350 सस्ता है। ये प्राइस का मैकेनिज्म है दोस्तों। अब इस मैकेनिज्म में सबसे अच्छी बात क्या है? पहले जब आप बिजनेस करते थे तो बायर सेलर को कांटेक्ट में आना पड़ता था, इसलिए आप कहते थे ना कि यार वो बाजार में सबसे अच्छी मौके की दुकान में खरीद लेता हूँ, क्योंकि वहां सामने बहुत सारे लोग आते हैं तो मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा। तो आपको इंतजार था कि बायर आके आपको देखेगा, तब आपकी दुकान पे चढ़े और आपसे बात करे और उसको ठीक लगे तो फिर ट्रेड होगा। और ऐसे हफ्ते में एक दिन मार्केट डे हुआ करता था, सारे बायर सेलर हाट बाजार के दिन, मार्केट डे के दिन संपर्क में आते थे, तो लोग हफ्ते भर का पैसा एक दिन में कमा लेते थे। स्टॉक मार्केट ने क्या पॉसिबिलिटी बनाई? ये जो फिजिकल लिमिटेशन ये खत्म कर दी। पहले यहाँ फिजिकल लिमिटेशन थी, पहले ये था कि आप अपने घर से ट्रेड तो कर ही नहीं सकते थे, वो तो सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन इंदौर का शेयर बाजार था, अहमदाबाद का शेयर बाजार था, मुंबई का शेयर बाजार था, कोलकाता का शेयर बाजार था। वहाँ के दलाल, वहाँ जो लोग आ जा रहे थे उनके शेयर बेच रहे थे, और रिंग में जाके वो सौदा करते थे। और वो अगर 300 में बेच के आए और आपको बताते हैं कि 280 में बेचा है, 280 में बेचा है, तो 20 पॉइंट का ये गाला उनके पास होता था, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। फिर पेमेंट का भी आपको ध्यान रखना पड़ता था कि ये भरोसे का आदमी है जिसको मैं पैसे दे रहा हूँ, वो जो मुझे शेयर दे रहा है ये भरोसे की बात है, ये शेयर सर्टिफिकेट जाली तो नहीं है। ये सब आपको देखना पड़ता था। लेकिन बाद में क्या हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीच में मीडिएटरी की तरह, है ना, मीडिएटर की तरह आ गए। तो वो सारी चीजें कंफर्म करते हैं कि उन्होंने ऐसा रिस्क फ्री सिस्टम बना दिया कि एक एक्सचेंज है जिसने अपने ब्रोकर बना रखे, उन ब्रोकर से उसने 1-1.5 करोड़ रुपए का मार्जिन ले रखा है। अब इस 1 करोड़ के बदले में वो उनको ट्रेड करने की पूरी लिमिट दे देंगे, 20 गुना 50 गुना। तो ब्रोकर वहां पे 20 करोड़ 50 करोड़ का एट ए टाइम ट्रेड बना के रख सकता है 1 करोड़ के अगेंस्ट। अब ब्रोकर ने क्या किया, अपने सब ब्रोकर में वो रिस्क बांट दी। उसने एक एक सब ब्रोकर से 2-2 लाख रुपए का डिपॉजिट ले लिया और उनको एक लिमिट दे दी उस पर 20 टाइम्स की। अब सब ब्रोकर ने क्या किया, क्लाइंट के अकाउंट खोले और क्लाइंट को उससे 50-50 हजार लेके या 10 हजार रुपए लेके उसको 4 गुना की लिमिट दे दी। तो अब होगा क्या, हर आदमी अपना ख्याल रखेगा, है ना। जैसे एक ट्रेन है, अब ट्रेन में कितने लगेजेस होते हैं, कभी सोचा भी? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, लोग सोच रहे होंगे कि ये सवाल कोई पूछेगा, ये भी नहीं सोचा हमने। तो एक ट्रेन में लगेज है 10,000 सूटकेसेस, 10,000 बैग्स है। तो आप कोई सोचेगे और 10,000 की ख्याल कौन रखेगा? नहीं, सिंपल सी बात है, हर आदमी अपने 2 बैग का ख्याल रख रहा है, इसलिए पूरी ट्रेन के सामान का ख्याल अपने आप रखा जा रहा है। वही सिस्टम यहाँ पे है दोस्तों। तो स्टॉक मार्केट में कोई फ्रॉड अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके सेविंग अकाउंट से चेक जाता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस, और अगर वहां से चेक बनेगा तो वो आपके अकाउंट में आके फिर आप ही निकाल सकते हो। कोई कैश का लेन देन नहीं हो रहा है कि कोई धोखाधड़ी हो जाए। तो ये पता ही नहीं है लोगों को, इसलिए वो डर के बैठे हुए हैं। और इंडिया की इकोनॉमी से पूरी दुनिया पैसा बना बना के मजे कर रही है, लेकिन एक इंडियन आदमी, उसमें से 90% लोग उससे वंचित है। क्यों? डर की वजह से। तो इस बात का ख्याल आपको करना है कि प्राइस का मैकेनिज्म पूरा साइंटिफिक है, सारा मामला रिस्क फ्री है। आप कोई सोचता है कि सर ये 10,000 रुपए के बदले 40,000 रुपए का ट्रेड करने को देते हैं, तो इससे ब्रोकर बर्बाद नहीं हो जाएगा? इससे वो क्लाइंट अगर धोखा दे दे तो? अरे 10,000 जो आपको, आपने मार्जिन दिया, आपको 40,000 का ट्रेड करने को दे रहे हैं, तो यहाँ पे तो सर्किट लिमिट है ना, एक शेयर के बढ़ने घटने की मैक्सिमम लिमिट 20% है। तो वो 20% लिमिट का जैसे ही नुकसान होगा, जैसे आपके 10,000 मार्जिन के खत्म हुए, वैसे ऑटो आरएमएस से, ऑटोमेटिक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब आपके शेयर अपने आप बिक जाएंगे। तो कभी भी कोई शेयर मार्केट का ब्रोकर आपके घर पैसा मांगने नहीं आएगा।
आप पहले जितना रिस्क है उतना पैसा जमा कर देते हो। तो 40,000 रुपए के शेयर अगर खरीद रहे हैं तो उसका जो मैक्सिमम रिस्क है नॉर्मली 10,000 रुपए में आराम से कवर हो जाता है। इसलिए डरने की कोई बात नहीं दोस्तों। इतना कमाल का सिस्टम है कि मैं जब पहली बार गया था ना 20 साल पहले, तो मैं तो डरते डरते गया था कि मिडिल क्लास माइंडसेट के साथ, क्या रही ये तो खतरनाक चीज़ है, बर्बाद नहीं हो जाएंगे। लेकिन वहां जाके देखा इतना हाईटेक सेटअप, यूएस से सीधा इस सेटअप को सबसे पहले स्टॉक मार्केट ने लिया। आज आप देखते हैं ना कि इन्फॉर्मेशन की सबसे ज्यादा कीमत कौन देता है। आपको पता होगा कि 20-20 हज़ार रुपए में दिन के 2 SMS, महीने के 50 SMS भेज रहे हैं, उसके 20,000 रुपए पे कर रहा है। कौन कर रहा है? ट्रेडर इन्वेस्टर कर सकता है, और तो कोई नहीं कर सकता। क्यों करता है? अभी जैसा मेरा 15 शेयर की एक लिस्ट होती है, वो कई बार लोग स्टडी के लिए ले लेते हैं कि सर मैं 5 लाख 10 लाख 50 लाख रुपए लगाना चाहता हूँ, आपका गाइडेंस चाहिए। तो 5,000 रुपए में वो लिस्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि उस 5,000 रुपए की लिस्ट से उनको क्या मिलेगा? 2 लाख रुपए का प्रॉफिट। 5 लाख रुपए की कैपिटल, 50 लाख पे तो वो 20 लाख रुपए का प्रॉफिट भी होगा। तो हमेशा वैल्यू किस चीज़ की होती है? वैल्यू होती है वो कंटेंट जो उसके अंदर है, उसमें कितना समय लगा है, उससे कीमत बनती है। जैसे किताब, आप रेलवे स्टेशन पे एक चालू सी नॉवेल उठा लो, 20 रुपए 40 रुपए में मिल जाएगी। लेकिन उससे आधे पेजेस की नॉवेल आप उठाएंगे और 500 रुपए की कीमत होगी, क्योंकि उसमें कैसी वैल्यू का मटेरियल डाला हुआ है, उस मटेरियल को बनाने में कितना टाइम लगा है, उससे सॉफ्टवेयर की कीमत डिसाइड होती है दोस्तों। तो आप स्टॉक मार्केट में अपना काम शुरू करेंगे। अब यहाँ पे 6 तरीके हैं काम करने के। इंट्राडे, सेम डे खरीदना बेचना, तो 9:15 से लेकर 3:30 तक आप काम करते हैं, वो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग सुबह से शाम तक रहना पड़ेगा, मत सोचिए। 1 घंटा काफ़ी है, सुबह आधा घंटा, दोपहर में आधा घंटा, वैसे भी चलेगा। सिर्फ सुबह का आधा घंटा तो भी चलेगा, सिर्फ दोपहर का आधा घंटा तो भी चलेगा, सिर्फ 10 मिनट तो भी मैंने तरीके बता रखे। सिर्फ 1 मिनट भी बोलेंगे ना तो भी मैं तरीका आपको बता दूंगा। मेरा तो 9:15 टू 9:19 AM, मतलब पहले 4 मिनट में कैसे पैसा बनाए, वो भी स्ट्रेटेजी सबसे पॉपुलर वीडियो आपको दिखता है जिसपे 5-7 लाख व्यूज है। तो सारे रास्ते मिल जाएंगे। पहला इंट्राडे, फिर दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म। आप खरीदते हैं टुकड़ों में, उसको 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते 1 महीने रख के और फिर बेचते हो, ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग। 1 साल तक रख के बेचा तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्विंग ट्रेडिंग का ही रूप है वो, है ना। मतलब स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म का ही एक रूप है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर लेते हैं। 1 साल से ज्यादा रखा तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आता, ना समय है ना समझ है, तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे। म्यूचुअल फंड में आपने उसके लिए डिमेट अकाउंट नहीं है, चलेगा। आप म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स खरीद सकते हैं। टैक्स सेविंग के लिए फंड्स खरीदना सबसे अच्छा तरीका था, लोगों को पता ही नहीं। हमने टैक्स सेविंग में जितना टैक्स भरा नहीं होगा उससे कई गुना ज्यादा तो हमको टैक्स सेवर फंड्स ने पैसा दिया है। मतलब वो जानने के बाद तो आदमी बाल नोच सकता है ये सोच के कि बस मुझे पता नहीं था इस बात की इतनी बड़ी सजा। हाँ दोस्तों, जैसे टिकट लेना यात्री की जिम्मेदारी, वैसे जानना आपकी जिम्मेदारी। जिंदगी में कोई आपको घर बताने नहीं आएगा, और जानने जाओगे तो 2 लोग आपकी टांग खींचेंगे पीछे, अरे मत करो मत करो ये सब खतरनाक है। लेकिन जान के आना खतरनाक है क्या, ये बात सच है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पता करो ना खुद। आपका दिमाग क्यों दिया भगवान ने? नहीं तो मोहल्ले में एक दिमाग दे के भेज देते ना। तो हम जीते तो ऐसे ही हैं जैसे मोहल्ले का एक दिमाग सबको राय देता रहता है और आप चलते रहते। सबकी सुनो, लेकिन उसको जांचो परखो और फिर इस्तेमाल करो। फिर मैंने आपको म्यूचुअल फंड बता दिया। म्यूचुअल फंड के बाद आईपीओ, पब्लिक इशू में पैसा लगाना। कई लोगों को तो लगता है कोई नया इशू आएगा तो शेयर मार्केट में एंट्री करना है और उसमें पैसा लगाएंगे। सेकेंडरी मार्केट के बारे में जानते ही नहीं, वो प्राइमरी मार्केट के बारे में जानते हैं, आईपीओ के बारे में। सेकेंडरी मार्केट मतलब सीधा स्क्रीन पे आके आप कोई सा भी शेयर खरीद बेच सकते हो। आपको रिलायंस अंबानी का पार्टनर बनना है, अडानी का पार्टनर बनना है, नारायण मूर्ति का पार्टनर बनना है, टाटा का पार्टनर बनना है, पैसे दो और बन जाओ पार्टनर। ज्यादा पैसे नहीं है तो ज्यादा शेयर मत खरीदो, 1 शेयर खरीद लो, 5 शेयर खरीद लो। सारी आजादी है दोस्तों, अभी तक तो है। कल को यहाँ पे भी अगर एक क्लब बन जाए और छोटे छोटे लोगों को एंट्री ना मिले तो ये हो सकता है, चुप जाएंगे। तो निवेश होने वाला है, निवेश आपको करना है, उसी से आपकी जिंदगी बनती है। छठा सबसे बड़ा तरीका होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जहां आप लॉट में कारोबार करते हैं। जैसे रिटेल का बिजनेस और होलसेल का बिजनेस होता है ना, वैसे यहाँ पे एक रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो इक्विटी कैश में, मतलब 2 शेयर 5 शेयर 50 शेयर ऐसे खरीद रहे हैं, जितना पैसा दे रहे हैं उतना शेयर ले रहे हैं। लेकिन होलसेल का कारोबार लॉट में अगर फ्यूचर में कारोबार करेंगे
तो मैं आपको डिटेल में आगे समझाने वाला हूँ, लेकिन अभी समझ लो आप, फ्यूचर में बड़े पैमाने पे कारोबार होता है। वहाँ पे आप रिलायंस का एक शेयर नहीं खरीद सकते। वहाँ पे आपको रिलायंस का अगर 150 शेयर का या 250 शेयर का लॉट साइज है, तो पूरे 250 शेयर का लॉट ही खरीदना होगा। उसमें बड़ा फायदा बड़ा नुकसान होगा, तो उसको हैंडल करने के लिए पहले छोटा छोटा एक एक शेयर का बिहेवियर जो है वही फ्यूचर का बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर मैंने रिलायंस के एक शेयर को ट्रेड करके और उसके बिहेवियर पर पकड़ बनाई है, तो मैं धीरे धीरे उस लॉट को ट्रेड करने के काबिल भी बन जाऊंगा। लेकिन जल्दी मत करो, पहले समय लगाओ, बाद में पैसा लगाओ। आपका पैसा आपके जेब में रखो, और बस ये लगे रहने वाली जो प्रवृत्ति है, ये हमको ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए लगे रहने में मत जाओ, अभी पैसा लगाना पैसा लगाना पैसा लगाना ये मत करो। मैं अगले टॉपिक में आगे लेके चलेंगे। हम फिर जाएंगे इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना है, हम समझेंगे म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड के अलग अलग टाइप्स कौन से होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर में कैसे ट्रेड करना है, सब कुछ आप सीखने वाले हैं दोस्तों। और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट ये 11 वीडियोस की सीरीज अगर आपने अटेंड कर ली, तो आप बेखौफ हर तरह की चीज़ों में आराम से काम कर सकते हैं। आपके दिमाग में जो सवाल उठते हैं, जो सवाल आप पूछ भी नहीं पाते, उन सवालों के जवाब देने की भी मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा, ताकि हम सचमुच में निर्णय ले सकें। क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ रामायण महाभारत सुन के निकल नहीं जाना है। अगर आप किसी ज्ञान को अपनी ज़िंदगी में उतारे नहीं, उस पर काम नहीं करना है, तो सुनना भी बंद कर दो। फिर ये ज्ञान बांटने वाला काम मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।